हेलो फ्रेंड्स, ये है इंडियन एक्सप्रेस 8 अप्रैल 2022 का। मैं हूं आपके साथ संदेश कर। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारी सीरीज़ थोड़ी पीछे चल रही है, 1-2 दिन का लैग चल रहा है, लेकिन ठीक है, हम लोग इसको कवर कर लेंगे जल्दी। डोंट वरी, कंटिन्यूसली देखते रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इंडियन एक्सप्रेस के शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आज की, नहीं, 8 अप्रैल की इम्पोर्टेंट न्यूज़। India abstains in UNGA vote that sacks Russia from Rights Council। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग नहीं की अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ रशिया। इंडिया ने अपना वोट एब्सटेन किया। कहाँ पे? यूएनजीए। मुद्दा ये है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रशिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड कर दिया है। यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड किया है। क्यों किया है? क्योंकि यूक्रेन में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस के आरोप लगे हैं रशिया के ऊपर, उनको देखते हुए उसके बिहाफ पे रशिया ने जो सिविलियन किलिंग्स किए हैं बुचा के अंदर, उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रशिया को सस्पेंड किया है। इम्पोर्टेंट ये है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। देखते हैं आगे, मैं आपको ये इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, इसी न्यूज़पेपर में बताया हुआ है। तब तक चलते हैं सेकंड न्यूज़ पे। दोस्तों, काफ़ी सारी न्यूज़ें रहती हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स रहते हैं, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ वही आपको याद रखना है। ठीक है, पढ़ना है वही आपको देखना है। देखो, यहाँ पे एक न्यूज़ है, बजट सेशन ख़त्म हो गया हमारा, तो आपको ये पढ़ना है। अब लक्ष्मीकांत में से जाके आप ये देखेंगे कितने टाइप के सेशन होते हैं। बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, कब से कब तक चालू होता है, एक सेशन कितने दिन का होता है, कितने महीनों का होता है ना, एडजर्न कौन करता है, स्टार्टिंग कैसे होती है किसी सेशन की, स्टार्टिंग स्पीच सेशन की कौन देता है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आप जाके पढ़िए बुक में से। एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। एक, अब हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे। इस पे एक आर्टिकल आया है, ब्रिक्स फॉर अ न्यू ऑर्डर। क्रक्स बता देता हूँ आपको, पूरा डीप में नहीं जाते हुए। यहाँ पर ये राइटर कहना चाहते हैं कि जो अभी रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें हमारे पास जो अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी फ़िलहाल रशिया, इंडिया और चाइना। आपको पता है ब्रिक्स एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। इसमें से रशिया, इंडिया, चाइना के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे फ्रंट में आने की। तो जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ये राइटर कि जो रशिया का जो रोल है यहाँ पे इंडिया और चाइना को एनर्जी सेक्टर में आगे लाने का, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल और एनर्जी एनर्जी सेक्टर में हमारे इंडिया और चाइना दोनों के अंदर रशिया के पास ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे दोनों जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना, दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, अभी ये जो बिल है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, तो ये इम्पोर्टेंट है। पिछले काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में है, हम लोग काफ़ी बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं और इसी के ऊपर अभी आर्टिकल चलते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए क्या अमेंडमेंट्स हुए या क्या नया लेके आए हैं इस बिल में। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है किस आर्टिकल से रिलेटेड है। अगर मतलब जैसे राइट टू प्राइवेसी को कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी को ये ब्रीच करता है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज सब क्लॉज 3,
ये किसी भी एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करता है टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ से निकालना है और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। वो एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं पूछेगा कि इंडियन एक्सप्रेस में 8 अप्रैल को कौन सा आर्टिकल छपा था, उसमें क्या लिखा था, ये सब नहीं पूछेगा। आपको पेपर के अंदर से वही चीज़ें उठाना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है। अब इस आर्टिकल में क्या रेलेवेंट है कि यहाँ पे मेंशन किया है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। वो क्या कहता है कि किसी भी एक्यूज्ड, जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसको हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता है टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने खिलाफ सबूत या गवाह देने के लिए। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट करता है किसी भी आरोपी को। तो ये वाला आर्टिकल कैसे डाइल्यूट हो रहा है इस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल की वजह से, ये पूरा इस पर डिस्कशन है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको बस यही सारी चीज़ें पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हाँ, ये हमारा मेन डिस्कशन है, जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, हाँ भाई, साइज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना ही काफ़ी है। देखो यहाँ पर आर्टिकल आया है इंडोनेशियाज पाम ऑयल क्राइसिस। क्या कह रहा है इस आर्टिकल में कि जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, उसी के पास अब भाई शॉर्टेज है। इतना ऑयल नहीं बच रहा है कि वो अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को पूरा कर पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके भारत पर क्या असर होगा इसका, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। आज तक जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, दैट इज़ इंडोनेशिया, आज उसी के पास खुद के खाने के लिए पाम ऑयल, खुद के यूज़ के लिए पाम ऑयल नहीं बच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, और इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कंट्री किसी चीज़ की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो या एक्सपोर्टर हो और फिर उसी को सेम प्रोडक्ट की डोमेस्टिक शॉर्टेज पड़ने लगे। तो ऐसा क्या हुआ कि पाम ऑयल की क्राइसिस इंडोनेशिया के अंदर आ गई। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पाम ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगभग मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 में 14,000 रुपीज़ से लेकर 22,000 इंडोनेशियन रुपया पर लीटर तक बढ़ गए हैं। ठीक है, पाम ऑयल की होर्डिंग हो रही है, मतलब काला बाजारी हो रही है, लोग जमा करके रख रहे हैं। और जो कंज्यूमर्स हैं वो लंबी कतारों में खड़े हुए घंटों तक, ताकि वो 1 या 2 लीटर पाम ऑयल ले पाएँ। अब यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने भी डोमेस्टिक प्राइस पे कंट्रोल किया है और अपने एक्सपोर्टर्स को बोला है कि जो भी आप आने वाले समय में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपके प्लांट शिपमेंट्स हैं, उसका 20% आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे। गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ गया है। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं। देखिए, 2 पॉसिबल रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो सप्लाई डिस्रप्शन। सप्लाई डिस्रप्शन कैसे हुआ, देखो, अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कई सारे पोर्ट क्लोज हो गए। पोर्ट मतलब शिप पोर्ट, यूएसपी पोर्ट नहीं कई सारे शिप पोर्ट्स क्लोज हो गए हैं जहाँ पे माल, जो भी हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो पोर्ट का क्लोजर्स हो गया है। दूसरी चीज़, जो ब्लैक सी वाला जो शिपिंग रूट था वो अवॉइड कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, अभी कुछ भी हो सकता है, मिसाइल कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, सप्लाई में दिक्कत आ गई। तो सप्लाई में दिक्कत आ गई किसके, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल की। ना 3 टाइप के ऑयल हैं, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल।
तो अब सोयाबीन ऑयल की भी ये दिक्कत है कि साउथ अमेरिका में इस समय ड्राई वेदर है, तो वहाँ पर भी सप्लाई इशू चल रहा है, लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पाम ऑयल की डिमांड बढ़ गई एकदम से, पाम ऑयल की सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में कम हो गई। तो दूसरा रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पाम ऑयल है उसको बायोफ्यूल में यूज़ कर रहे हैं, बायोफ्यूल में हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये 2020 से कंपलसरी कर दिया है कि जो उनका डीजल है उसमें पाम ऑयल की 30% ब्लेंडिंग होगी, 30% ब्लेंडिंग ऑफ डीजल विद पाम ऑयल। तो ये मैंडेटरी हो गया है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने 2020 में ये मैंडेटरी किया। तो इसकी वजह से जो डाइवर्जन है पाम ऑयल का इन क्रिएटिंग और फॉर बायोडीजल, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में पाम ऑयल की क्वांटिटी कम होती जा रही है, एक ये रीज़न बताया गया। तो इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया देखिए वेजिटेबल ऑयल का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का बिगेस्ट इम्पोर्टर है, मतलब हम सबसे ज़्यादा मंगवाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं वेजिटेबल ऑयल। और इंडोनेशिया हमारा इंडिया का टॉप सप्लायर है पाम ऑयल का। सबसे पहली बात, अगर इंडोनेशिया में पाम ऑयल नहीं है तो इंडिया में भी पाम ऑयल की शॉर्टेज आएगी, जिससे कि प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। और इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने वहाँ के रिटेल प्राइस को बढ़ाया है, तो रिटेल प्राइस को बढ़ाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में जो इम्पोर्ट आएगा वो भी महंगा आएगा। दूसरा, वहाँ पे इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया है, मतलब एक स्लैब बना दिया है, इतने से इतने टन एक्सपोर्ट पे ये टैक्स लगेगा, इतने से इतने टन एक्सपोर्ट पे ये टैक्स लगेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो इंडिया में भी प्राइस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं वेजिटेबल ऑयल्स के। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालेगा, और हमारे पास सप्लाई कम होगी तो हमें दूसरे सोर्स को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम हमारे डिमांड को पूरा कर पाएँ। तो ये था आज का एक्सप्लेन सेक्शन दोस्तों। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।